Welcome back once again, my dear all the students. बच्चों, बायोमोलिक्यूल के चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम मोनोसेक्राइड के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं. That our topic is the monosaccharides. बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कशन किया. बायोमोलिक्यूल्स का डिफरेंट क्लासिफिकेशन, बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या काम करते हैं, ये कुछ चीज़ें हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया था. बायोमोलिक्यूल्स में बच्चों अलग अलग बेसिकली चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, इन सब की अपनी अपनी एक कैटेगरीज हैं. इसी तरह से हमने बायोमोलिक्यूल में लास्ट वीडियो लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ स्टडी किया था, थोड़ा स्टडी किया था. उसी कार्बोहाइड्रेट को हम और आगे चलते हुए और आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जो एक सब पार्ट है, दैट वन इज नोन एज द मोनोसैकेराइड. मोनो मीन टू से सिंगल and the saccharide, as we are knowing about that saccharide is known as the carbohydrates. So आज हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ और पढ़ेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज का जो पार्ट होता है उसको हम आज यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे. So monosaccharide, as I told to you, that mono mean to say one, means this type of carbohydrate. ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये इन कार्बोहाइड्रेट्स को में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है और जब किसी चीज में कोई एक ही चीज हो तो हम उसको सिंपलेस्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि वहीं से उसकी शुरुआत होती है, हम ये कह सकते हैं that the monosaccharides which are the simplest molecules of the carbohydrates. हम इसे ऐसा कह सकते हैं that these are known as these type of the carbohydrates which is the simplest carbohydrates. ठीक है बच्चों, इनको सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है जिसमें कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होते हैं और ये मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज्ड भी नहीं होते हैं, यानी कि इनमें हाइड्रोलिसिस प्रोसेस नहीं होता है. सो हम यहां लिख सकते हैं कि मोनोसैकेराइड्स डू नॉट हाइड्रोलाइज. ठीक है बच्चों, ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं. अब ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं, इन मोनोसैकेराइड्स में बेसिकली या तो CHO मीन टू से एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, ओके, या फिर कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, राइट. कीटोन का यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप होता है, मींस मोनोसैकेराइड में हमें दो तरह के फंक्शनल ग्रुप दिखाई देते हैं. एक तो एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है और एक कीटोनिक ग्रुप मिलता है. जो तो एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, इस टाइप के मोनोसैकेराइड को हम एल्डोज के नाम से जानते हैं. ठीक है, उन्हें हम एल्डोज कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज. ग्लूकोज का अगर हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, वो बेसिकली किस जगह पर पाया जाता है और हम इसे किस तरह से स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. जबकि कीटोनिक ग्रुप जो है, जिनमें ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें कीटोनिक ग्रुप मिलता है, ऐसे मोनोसैकेराइड्स को हम कीटोज के नाम से जानते हैं, उन्हें हम कीटोज बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इसका फ्रक्टोज
ठीक है बच्चों, फ्रक्टोज इवन दोनों का फॉर्मूला सेम है। ओके, ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला हम देखें या फ्रक्टोज का फॉर्मूला अगर हम देखें तो दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। दोनों का फॉर्मूला C6H12O6, ये दोनों का फॉर्मूला है। बट ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप जो कि ग्लूकोज में पाया जाता है, जबकि कीटोनिक ग्रुप वो फ्रक्टोज में पाया जाता है। सो वन बाय वन हम करके यहां पर डिस्कशन करेंगे। फर्दर फिर मोनोसैकराइड्स को हम ट्रायोज में, टेट्रोज में, इस तरह से और आगे फिर फर्दर इसका क्लासिफिकेशन और भी किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, सो मोनोसैकराइड के बारे में हमें यहां समझ में आ गया। अब यहां मोनोसैकराइड में हम ग्लूकोज के बारे में यहां पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर ग्लूकोज क्या है और हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या ग्लूकोज के और दूसरे नेम से भी क्या है। चलिए नेक्स्ट ग्लूकोज के बारे में डिस्कशन करते हैं। ग्लूकोज बच्चों, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। इट्स अनदर नेम इज द डेक्सट्रोज। ठीक है, इसे हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं और इसका एक नाम हम ग्रेप शुगर भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ग्रेप शुगर, राइट, ग्रेप शुगर के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं, राइट, यहां पे। ठीक है, क्यों इसे ग्रेप शुगर कहा जाता है? क्योंकि जो ग्रेप्स है उनमें बेसिकली 20%, ओके बच्चों, 20% लगभग ग्लूकोज का अमाउंट मिलता है। इसी वजह से हम इसे ग्रेप शुगर यानी कि ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर के नाम से भी समझ सकते हैं। फॉर्मूले की अगर हम बात करें कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा मैंने अभी पहले भी लिखा था कि फॉर्मूला इसका C6H12O6 होता है, जिसमें कि 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, जबकि इसके साथ में फंक्शनल ग्रुप यानी कि CHO ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप भी लगा होता है इसके साथ में। ओके, CHO ग्रुप और OH ग्रुप भी इसके साथ में हमें मिलता है। ग्लूकोज basically it is the monomer of, okay, glucose is the monomer of starch or cellulose. That means cellulose and starch, basically these are the polymers, and these two types of the molecules means starch and cellulose which can be formed by the मोनोमर ऑफ द ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज से मिलकर के बने होते हैं। स्टार्च और ग्लूकोज को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो मेनी नंबर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। ओके बच्चों, सो आफ्टर द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हम एक ये हमारे पास प्रिपरेशन का भी मेथड है कि स्टार्च से हम ग्लूकोज को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, now the next one, if we will go ahead, then preparation of the glucose, कि ग्लूकोज को प्रिपेयर हम कैसे कर सकते हैं, राइट। आगे हम प्रिपरेशन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। बच्चों वैसे ग्लूकोज को बनाने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे मेथड्स हैं। जैसे एक दो मेथड हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है विद द हेल्प ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ केन शुगर। ठीक है, केन शुगर।
फॉर्मूला C12H22O11, राइट। सिंपल जो हमारे घर में शुगर मिलती है बच्चों, उसे हम केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। दिस वन इज द बेसिकली डाइसैक्राइड ये होते हैं, और इनमें दो तरह के मोनोसैक्राइड हाइड्रोलाइज्ड होकर के निकलते हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस ये हमारा है, जैसे इसकी रिएक्शन अगर हम देखें तो इसकी रिएक्शन हमें कुछ इस तरह से मिलती है। बच्चों यहां पर आप रिएक्शन को समझने की कोशिश करिए। विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी ऑब्टेन द ग्लूकोज। यहां पर बच्चों दिस वन इज द केन शुगर, ठीक है। केन शुगर मीन टू से सुक्रोज, हम इसे सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं। तो ये सुक्रोज को या केन शुगर को डाइल्यूट HCl, ओके, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ में मिक्स करके एल्कलाइन मीडियम में, ओके बच्चों, एल्कलाइन मीडियम में इसे रिएक्शन कराया जाता है, और उस एल्कलाइन मीडियम में फिर ये सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड होकर के दो पार्ट में टूटता है। इन दोनों पार्ट में एक पार्ट तो ग्लूकोज का बनता है, ठीक है, ग्लूकोज का बनता है, जबकि दूसरा पार्ट फ्रक्टोज का बनता है, ठीक है, दूसरा पार्ट फ्रक्टोज का बनता है। अब ये दोनों एक साथ मिक्स फॉर्म में होते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस वी कैन सेपरेट आउट द ग्लूकोज फ्रॉम द फ्रक्टोज। तो सबसे पहला एक हमारे पास ये मेथड है कि हम केन शुगर से किस तरह से ग्लूकोज को ऑब्टेन कर सकते हैं, मींस प्रिपरेशन। नेक्स्ट एक मेथड और है विद द हेल्प ऑफ द स्टार्च। एज आई टोल्ड टू यू अर्लियर दैट द स्टार्च इज द फॉर्म ऑफ द पॉलीमर, ओके, पॉलीसैकेराइड होता है। इस पॉलीसैकेराइड को यानी कि स्टार्च को जब हम हाइड्रोलाइज्ड करते हैं वाटर के साथ में, तब फिर ये मोनोमर, ग्लूकोज के मोनोमर्स बहुत सारे ढेर सारे यूनिट्स में, मोनोमर्स में, ग्लूकोज के मोनोमर्स में ये अलग अलग हो जाता है। रिएक्शन को अगर हम यहां देखें तो आप रिएक्शन नोट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज द now suppose for example n number of the starch molecules are there, okay, n number of starch molecules are there, and this n number of starch molecule which is reacting with the n number of water molecules, and it will give in the acidic medium also, इसके लिए भी acidic medium की जरूरत होती है, और लगभग 2 to 3 बार्स, ओके, लगभग 2 to 3 बार का प्रेशर होता है, एंड नियर अबाउट 393 केल्विन पर इसे बॉयल करते हैं एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम इन द सेंस कि इसके सब्सटेंसेस को डाइल्यूट H2SO4 के साथ में इतने प्रेशर पर और लगभग इतने टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, तब फिर ये स्टार्च के मॉलिक्यूल्स टूट करके n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स देते हैं, ओके। सो दिस वन इज द ग्लूकोज। तो एक प्रिपरेशन हमारी यहां पर स्टार्च की हेल्प से मिल जाती है ग्लूकोज की, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो प्रिपरेशन के बाद फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट वन इज नोन एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज
ठीक है बच्चों। बेसिकली जो ग्लूकोज होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 490 केल्विन के आसपास होता है। मींस दीज आर द ग्लूकोज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। 490 केल्विन के आसपास इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। स्वीट नेचर के होते हैं। इनको हम टेस्ट करें ग्लूकोज को तो स्वीट टेस्ट में होते हैं, सॉल्युबल नेचर में होते हैं। अगर वाटर में हम इसे डिसॉल्व करें तो ये सॉल्युबल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी इनकी एक जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है दैट वन इज द ग्लूकोज इज द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ओके। ऑप्टिकली इस प्रॉपर्टी को आप बहुत ध्यान से लर्न करिए, याद करिए, ठीक है, कि ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स मीन टू से कि ये अपने सामने आती हुई प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं और रोटेशन के बेसिस पर हम ग्लूकोज के अलग अलग नाम भी डिसाइड करते हैं, अलग अलग नाम भी हम इसे देते हैं। जैसे अल्फा ग्लूकोज, इसके लिए हम यहाँ पर दो चीजें इस्तेमाल करते हैं, इवन डी और एल, या डी को हम प्लस साइन से भी डिनोट करते हैं और एल को हम नेगेटिव साइन से भी डिनोट करते हैं। ओवर हियर दिस डी मीन टू से डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड एल मीन टू से लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन टू से डी फॉर एग्जाम्पल या प्लस साइन हम इसे कहें कि जब पोलराइज्ड लाइट को अपने सामने आती, इनके जो सोल्यूशन है उन पोलराइज्ड लाइट को ये राइट साइड पर मीन टू से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर देते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम डी टाइप में कहते हैं, स्मॉल डी। और अगर अपने सामने आती हुई पोलराइज्ड लाइट को ये लेफ्ट साइड पर मीन टू से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर मूव कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एल टाइप या फिर नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान आ रही हो कि एक कहीं कहीं हम कैपिटल डी और कैपिटल एल भी लिखते हैं। कैपिटल डी इसकी जगह पर भी लिखा जाता है, लेकिन कैपिटल डी की मीनिंग कुछ और होती है। बोथ दीज की जो डिक्लेरेशंस हैं, जैसे एक होता है कैपिटल डी और एक होता है कैपिटल एल, तो ये डी और इन डी में डिफरेंस है। ये डी तो रोटेशन के बेसिस पर है डी एंड एल, जबकि ये डी और एल हाइड्रोक्सिल ग्रुप की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर लगा हो, इसका रिलेशन OH ग्रुप के साथ में है। जब तो OH ग्रुप राइट साइड पर होता है तो ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम डी टाइप ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहते हैं, जबकि अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर लगा हो तो ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम एल टाइप ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये OH मॉलिक्यूल कौन सा है ये हम आगे अभी स्ट्रक्चर को जब अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं वहां पर हम समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ग्लूकोज दो तरह के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। फर्स्ट वन इज नोन एज द ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओके, एंड द सेकंड वन
is known as the cyclic structure. Okay? एक तरह का ओपन स्ट्रक्चर और दूसरी तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर को हम फिशर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसका बिकॉज फिशर ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, तो हम इसे फिशर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, फिशर स्ट्रक्चर। जबकि साइक्लिक जो स्ट्रक्चर बनता है वो पायरॉन के बेसिस पर, पायरॉन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर बनता है, इसलिए हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को पायरॉन का स्ट्रक्चर या फिर हम इसे पायरोनोज भी बोलते हैं। ठीक है, पायरोनोज स्ट्रक्चर भी हम इसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो तरह का स्ट्रक्चर, एक तो ओपन चेन स्ट्रक्चर यानी फिशर स्ट्रक्चर और दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं, ये भी हम जल्दी से समझ लेते हैं कि दो तरह के कौन कौन से स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर मीन टू से पायरेनोज स्ट्रक्चर। सो अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो ग्लूकोज के अंदर आप ये जान रहे हो कि 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन आर देयर। नाउ 1, देन आफ्टर 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, नीचे मेरे ख्याल से वीडियो में उधर चला गया, थोड़ा मैं इसे ऊपर बना देता हूं फिर से। नाउ लुक, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब मेरे ख्याल से दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम्स ये हमारे पास हैं। इन कार्बन एटम्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप लगे होते हैं। सो एल्डिहाइड ग्रुप सबसे पहले मिलता है, मीन टू से CHO ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, यहां पर ये स्ट्रक्चर CHO और फिर बाकी के जितने भी ग्रुप्स हैं इनके साथ में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे होते हैं, कुछ इस तरह से CH2OH, देन आफ्टर OH, फिर इधर OH, इधर H, इधर H, फिर इधर OH और फिर इधर OH और इधर H। इवन दिस इज नॉट नेसेसरी कि जैसे मैंने बनाया है ठीक उसी तरीके से सभी स्ट्रक्चर्स मिले। यहां पर बच्चों ये देखिए कि 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 जो कार्बन है, these 4 carbons which are the asymmetric carbon और chiral carbon atoms। अब इन chiral carbon atoms में OH का प्लेस इधर उधर हो सकता है। टोटल है ये 4, तो इनके जो आइसोमर्स मिलेंगे, इनके जो आइसोमरिज्म होगी, स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली होंगे, वो 2 to the power 4 मीन टू से 2 into 2 into 2 into 2, दैट मीन्स 2 to the 4 to the 8 to the 16 इनके आइसोमर्स मिलते हैं। तो अलग अलग इनका स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ओके, अब इस बेसिस पर यहां पर जरा हम डिस्कशन करेंगे कि जो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, लास्ट वाले कार्बन से ऊपर का जो कार्बन है, इस कार्बन पर जब तो OH ग्रुप यहां पर राइट साइड लगा हो, ठीक है, इसका कंपैरिजन हम ग्लिसरैल्डिहाइड के साथ में करते हैं। जब तो ये OH ग्रुप राइट साइड पर लगा होता है तो ऐसे मॉलिक्यूल को D टाइप मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, बट यही अगर लेफ्ट साइड पर लगा हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम L टाइप मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें D और L समझ में आ गया कि ये जो D है वो OH मॉलिक्यूल, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द ओपन स्ट्रक्चर और फिशर स्ट्रक्चर। इसे हम फिशर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर।
साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है बच्चों? साइक्लिक स्ट्रक्चर बेसिकली यहां पर इसको अगर इस कार्बन को इसका O और H CHO को मैंने इस तरह से अलग अलग कर दिया है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। इसी बेसिस पर यहां पर ये देखिए कि जो कार्बन फर्स्ट कार्बन एटम है, इस फर्स्ट कार्बन एटम का ऑक्सीजन और फिफ्थ कार्बन एटम, दिस वन इज द फिफ्थ कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन एटम और फर्स्ट कार्बन एटम के ऑक्सीजन के साथ भी यहां पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और उस स्ट्रक्चर की वजह से इसका जो रोटेशन हो जाए, इसका जो चेंजिंग होती है इनके स्ट्रक्चर में, विच फॉर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ये पाइलॉन के बेसिस पर बनता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इस एटम एज द पाइलेनोज। ये कुछ ऐसा होगा साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है, यहां पर ये देखिएगा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में इस तरह से होगा, CH2OH। अब ये फिफ्थ कार्बन एटम, तो इस फिफ्थ कार्बन एटम के साथ में और इस ऑक्सीजन के साथ में यहां पर एक इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। देन आफ्टर दिस विल शिफ्ट ओवर हियर and it will form OH then H, then after बाकी के स्ट्रक्चर उसी तरह से OH H, then after यहाँ पर OH, फिर इसके साथ में H, फिर यहाँ पर OH और H, ठीक है, इस साइड का H यहाँ पर ये लगा रहेगा और नीचे CH2OH यहाँ पर इस तरह से होता है, ठीक है, ये आ गया। अब इनका ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इस बेसिस पर यहां पर फिर से देखिएगा कि ये फर्स्ट कार्बन एटम है, जब तो फर्स्ट कार्बन एटम के राइट साइड पर OH ग्रुप आकर के लगे, तो ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम अल्फा ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा ये इस साइड पर है, ठीक है, यहां से ऐसे जाकर के यहां कार्बन एटम के OH की बेसिकली बात हो रही है, तो अल्फा, और अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पर लगा हो, तब हम ऐसे को, यानी कि कुछ इस तरीके से कंडीशन हो, अगर यहां OH और इस तरह से H, तो ऐसे कंडीशन को हम बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहते हैं।